सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। रोबोटिक वॉइस तो नहीं आ रही आज, एक बार कंफर्म करना। ओके ठीक है, आज वॉइस क्लियर। रोबोटिक वॉइस तो नहीं आ रही आज, ठीक है। तो सर पीपीटी में से पढ़ाएं अच्छा लगता है। अच्छा, तो और किससे पढ़ाते हैं? ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं क्या? तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन चैप्टर देखने वाले हैं, बस हमारे 2-3 चैप्टर और बाकी हैं आज। न्यूट्रिशन और उसकी वजह से कुछ जो थोड़े बहुत डिफिशियंसी से जो डिजीज़ेस होती हैं वो। एंड देन कल हम लोगों का डिजीज़ टॉपिक रहेगा जिसमें कि हम डिफरेंट पैथोजेंस या लाइक वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली जो डिजीज़ेस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर जो है आपको वैसे भी ना सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बल्कि आपकी हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए, एक हेल्दी जीवन जीने के लिए, एक हैप्पी, है ना, हैप्पी हैप्पी सा लाइफ जीने के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11th। और न्यूट्रिशन हम सबसे पहले देखेंगे एनिमल्स में, उसके बाद देखेंगे प्लांट्स में, और उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम हो, सीडीएस एनडीए वगैरह, या फिर जो हमारा एसएससी के एग्ज़ाम से उसमें। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि न्यूट्रिएंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, चाहे हम एनिमल्स में पढ़ें चाहे प्लांट्स में पढ़ें। एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। किस बेसिस पे बोलते हैं, क्या आधार है बोलने का? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़, आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए ये। आप ऐसे समझ लो ग्राम्स में चाहिए, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, लेकिन नीडेड तो हैं, आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, जैसे मिलीग्राम्स में चाहिए, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। सबका अपना अपना कोई रोल है, कुछ ना कुछ कोई काम कर रहा है, कोई एनर्जी दे रहा है, कोई ग्रोथ दे रहा है, कोई हमारे हेयर्स को अच्छा कर रहा है, कोई नेल्स को अच्छा कर रहा है, कोई अंदर अंदर ऐसे छोटे छोटे सिस्टम से वर्क कर रहा है जितने माइन्यूट लेवल पे हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो छोटे लेवल पे जो सिस्टम पे चीज़ें काम करती हैं वो खासकर हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स करते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे, लेकिन एक एक करके। सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जैसे हमने बताया इसमें 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, और प्रोटीन। क्लियर है? अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फैट होते हैं ये मिल के हमें देते हैं एनर्जी। बेसिक चीज़, कार्बोहाइड्रेट और फैट मिल के हमें देते हैं एनर्जी। और प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो प्रोटीन ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ये हमें ग्रोथ देते हैं बॉडी की। अब जो लोग जिम जाते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा रनिंग करते होंगे तो आपको एडवाइस किया जाता है कि प्रोटीन इंटेक आप बढ़ाइए। अब कितना प्रोटीन इंटेक रखना है वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो हमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। गेस करिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट में कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इट मतलब इसमें हाई एनर्जी स्टोरेज रहता है, तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्लो फॉर्मेट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एनर्जी का फॉर्मेट स्टोर हो जाता है हमारे कौन से टिश्यूज़ में, कमेंट में बताएंगे। तो ये स्टोर हो जाता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं एडिपोज टिश्यू में। तो इसी वजह से जो फैट बोलते हैं हम कि मोटे हो गए, फैटी हो गए, है ना, चमड़ी मोटी हो गई, वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि जो फैट है वो बड़ी जल्दी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जब नीडेड होता है तब वो आ जाता है। और ये एडिपोज टिश्यू इसीलिए क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं,
प्लस मैकेनिकल शॉक से बचाते हैं। ऐसे याद कर लो, मैकेनिकल शॉक मतलब कोई तुम्हें मारेगा, जैसे नहीं, जैसे जो स्टूडेंट्स मोटे होते थे आपके स्कूल में, तो उनको टीचर मारता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उनको मैकेनिकल शॉक से वो बचा लेता था एडिपोज टिश्यू। और इंसुलेशन मतलब कि आपकी हीट को लॉस नहीं होने देगा बॉडी से। अब जो लोग मोटे होते हैं, आपको पता है उनको ज़्यादा सर्दी इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनका हीट लॉस उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब एनर्जी तो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने बताया क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये आपका स्लो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, धीरे 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 जो है आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी में अगर हम बात करें कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 1 ग्राम लोगे ना आप, तो 1 ग्राम में आपको लगभग 4 किलो कैलोरी आपको जो है देखने को मिलेगा एनर्जी। वहीं फैट में ले लोगे तो फैट का जो 1 ग्राम है वो रफली 9.4 किलो कैलोरीज आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल अगर हम देखें तो फैट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट इट इज़ नॉट एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो इट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसलिए अगर ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये हमारे ना तो सिर्फ स्किन में बल्कि स्टोर होगा, बल्कि धीरे 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 जो हमारी आर्टरीज़ वगैरह हैं उनमें भी, जो कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था क्या आर्टरीज़ होती हैं, तो इनमें क्लॉग होने लगेगा और धीरे धीरे ये हमें डिफरेंट डिजीजेस बनाने लगता है अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर के नाम से भी जानते हैं, शुगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 2 फॉर्मेट का होता है, 2 तरह का होता है, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले को बोलते हैं मोनोसैकराइड, जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये हमारे मोनोसैकराइड है, यानी कि सिंपल फॉर्मेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी शुगर की यूनिट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि सिर्फ एक ही यूनिट का बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम मोनोसैकराइड बोलते हैं। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो डाइसैकराइड और एक पॉलीसैकराइड। डाइसैकराइड का मतलब है जो 2 शुगर की यूनिट से मिलके बना हो, 2 शुगर से मिलके बना हुआ होता है, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है, तो उसको हम डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसमें आते हैं सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। माल्टोस आपको ये ग्रेन शुगर है, जो आपका अनाज है। आप अनाज ले लो, जैसे गेहूं वगैरह ले लो, ठीक है, बारले ले लो, इन सब में ये आपको शुगर देखने को मिलेगा माल्टोस। और हमने देखा था कि ये जो माल्टोस है इसको माल्टेज जो है ब्रेक करता है। माल्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, और ये कहाँ पर रिलीज होता है जरा कमेंट में बताएंगे। माल्टेज इज रिलीज्ड इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। पॉलीसैकराइड क्या है, ये एक नहीं, ये 2 नहीं, बल्कि मल्टीपल, 2 से भी जो ज़्यादा शुगर की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोजन हमारे सेल्स में जो स्टोर होता है, जो हम खाना खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ऐसे प्लांट में वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। एंड सेल्यूलोस, आपको पता है कि जो हमारी सेल, जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोस की बनी होती है। और ये कहाँ पर रिलीज होता है, ये आपका रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो छोटी आंत होती है वहां पे रिलीज होता है आपका ये जो माल्टेस एंजाइम है। क्लियर इतनी चीज? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी और आते हैं फैट्स पे, ठीक है। तो फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। फैट 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। दे आर नॉट ईजिली डाइजेस्टेड एज द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। वहीं जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपके ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं थोड़े से,
ठीक है, सॉरी फॉर द ब्रेक। तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो आपके इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, वहीं अगर बात करें अनसैचुरेटेड तो वो आराम से आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे जो वेजिटेबल ऑयल, नट्स और सीड्स में देखने को मिलता है। वहीं सैचुरेटेड की अगर बात करेंगे तो ये आपको जैसे रेड मीट हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप पॉर्क खाते हो, पॉर्क आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पॉर्क होता है आपका जो पिग होता है उसके मीट को हम पॉर्क बोलते हैं। क्लियर। और ट्रांस फैट क्या चीज़ होती है? तो ट्रांस फैट ध्यान रखिएगा, ट्रांस फैट जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट दैट अकर्स नेचुरली और आर्टिफिशियल इन फूड्स। तो आप चिप्स में जो देखते हैं फैट वो ट्रांस फैट ही होता है एक्चुअल में। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट दैट अकर्स नेचुरली और आर्टिफिशियल इन फूड्स। ठीक है, तो इसको ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो आप चिप्स पैकेट वगैरह में देखते हैं चिप्स में, तो चिप्स में एक्चुअल में वो ट्रांस फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये एक्चुअल में होता तो अनसैचुरेटेड है, लेकिन वही है ना कि जैसे आपको ये एडवाइस किया जाता है कि बार 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 हमें कुक करके चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? बिकॉज उसमें धीरे 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 ट्रांस फैट, वो जो फैट है वो ट्रांस फैट में बदल जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत बेकार होता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट से भी बेकार होता है। बिकॉज आसानी से हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और ये खासकर जो हमारी आर्टरीज़ वगैरह हैं उनको जाके क्लॉग करता है, उनको धीरे धीरे वहाँ पर जमना स्टार्ट कर देता है, और उसी की वजह से जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी जो डिजीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं, जहाँ पर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है या तो वो क्लॉग हो जाएगी, या फिर जो नॉर्मल आर्टरीज़ हैं वो क्लॉग होने लगती हैं धीरे धीरे। ठीक है, अभी आते हैं हम प्रोटीन्स पे, विच आर प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो एक्चुअल में जो प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, खासकर जब हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है, जब हम अपने आप ये बोल सकते हो टीनेज में होते हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। वैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा इन दी सेंस क्योंकि जो हमारी इंडियन डाइट होती है वो प्रोटीन में बहुत ही डेफिशिएंट होती है। अगर मैं प्रोटीन इंटेक की बात करूँ कितना रिक्वायर्ड होता है, हाउ मच प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड, तो रिक्वायरमेंट होती है जितना बॉडी वेट है आपका। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि अगर 60 किलो आपका वेट है, 60 केजी, तो आपको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो होगी आपकी 60 ग्राम। यानी हर एक केजी ऑफ वेट के लिए, ऑफ योर बॉडी वेट, यू नीड एवरी ग्राम ऑफ प्रोटीन। 60 किलो है तो 60 ग्राम, 70 किलो है तो 70 ग्राम। ये नॉर्मल इनटेक में बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए ये 1.5 टू 2x तक चाहिए होता है। जैसे अगर 60 केजी है तो आप ये मान के चलो कि रफली 100 ग्राम्स के अराउंड तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपकी मसल्स भी ब्रेक हो रही हैं साथ साथ में, और हमारी इंडियन डाइट बहुत लो है प्रोटीन में। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्रोटीन उतना कंजम्पशन नहीं हो पाता है। अब होता क्या कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिल के बने होते हैं। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड, सॉरी मतलब प्रोटीन आर प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो एक्चुअल में 20 तरह के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनको कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं प्रोटीन पाया कहाँ जाता है। तो प्रोटीन पाया जाता है जो एग वाइट होता है। एग में 2 पार्ट होते हैं, एक तो बाहर का जो वाइटिश पार्ट होता है, और एक अंदर का यॉक होता है जो येलोइश पार्ट होता है। तो यॉक में आपका फैट, विटामिन वगैरह एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह देखने को मिलता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नॉट दी बैड वन। आप ये मत सोचिए कि जो येलो पार्ट होता है एग का वो काफ़ी बेकार होता है, बेकार नहीं होता है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो एग का वाइट पार्ट होता है इसमें प्रोटीन होता है मेनली। ठीक है, अभी रिसेंटली जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा, जब हम अंडे को उबालते हैं तो जो आप देखते हो कि जब हम कच्चा अंडा तोड़ते हैं तो वो है ना येलो, मतलब वाइट कलर का निकलता है, येलो कलर का। वही जब उबालते हैं तो वो जो ट्रांसपेरेंट टाइप होता है वाटर कलर का, वो वाइट हो जाता है। तो वाइट किस प्रोसेस की वजह से हो जाता है? तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। जिसमें प्रोटीन होता है, जो वाइटिश पार्ट होता है, वो डीनेचुरेशन की वजह से वाइट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो सोयाबीन्स होते हैं इसमें भी दे आर अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए सोयाबीन रिकमेंड किया जाता है, टोफू रिकमेंड किया जाता है। टोफू आपका एक्चुअली पनीर की तरह होता है, जो सोया से बनता है, आपका सोया मिल्क से बनता है। जैसे नॉर्मल मिल्क से आपका बनता है क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल मिल्क से तो पनीर बनता है।
ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अल्ट्रा वेजिटेरियंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो लोग अल्ट्रा वेजिटेरियन होते हैं, वीगन। वीगन मतलब का होता है कि वो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट ही लेंगे, वो एनिमल बेस्ड डाइट कुछ नहीं लेंगे, यानी वो मिल्क भी कंज्यूम नहीं करते हैं। वेजिटेरियन तो क्या है कि भाई मिल्क तो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो वीगन होते हैं वो मिल्क और ये कर्ड दही वगैरह कुछ नहीं कंज्यूम करते, तो उनके लिए फिर पनीर की जगह वो सोया मिल्क की से जो बना होता है टोफू, उसको खाते हैं। ठीक है, सोयाबीन हो गया, आपकी पल्सेस हो गई। ठीक है, ये सोर्सेज होते हैं। वैसे अगर मैं नॉन वेज में जाऊँ तो आपका जो चिकन ब्रेस्ट होता है ठीक है, चिकन हो गया, ठीक है, फिश हो गई, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब 20 तरह के जो अमीनो एसिड से मिलके हमारे प्रोटीन बनते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन और एक को बोलते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन, और सॉरी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करने में कैपेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामिक एसिड और सेरीन। और नॉन एसेंशियल यानी टोटल कितने हुए ये? हाँ, सारे तो नहीं लिखे हैं इसमें, खैर कोई नहीं। ये आपके जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 3, 3, 6 एंड 3, 9, टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आपको रटने नहीं है। एसेंशियल वाले एक बार देख लीजिए, जैसे हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। तो ये 9 अगर आप अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे तो इसके अलावा अगर कोई भी आएगा तो वो आपका नॉन एसेंशियल हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिवली तो नहीं आता है पूछने के लिए, लेकिन हाँ कभी कभी पूछा गया है इस टॉपिक पे क्वेश्चन कि इसमें से कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल है। तो आप एसेंशियल वाले देख लीजिए, जो बाकी के बच जाएंगे वो नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। ठीक है, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये तो तीनों एकदम है ना सिमिलर नेम के लग रहे हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और हिस्टिडीन। 5-6 बार 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 रिपीट करेंगे बोल बोल के, तो अपने आप आपको रटेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही आप रिकॉल कर लेंगे कि ये एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है। क्लियर है? एसेंशियल वाले हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, नॉन एसेंशियल वाले वो बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर लेती है खुद से। ये क्या है? ये है आपका कोलेजन, जो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे जो बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहाँ होती है? तो सर ये आपको स्किन में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हमारे बोन्स के जॉइंट होते हैं, बोन जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कोलेजन जो है, ये कोलेजन आपका वहाँ पाया जाता है। ये आप ये समझ लीजिए बॉडी का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये। जैसे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसे कोलेजन के पास इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर फिर ट्रिपल हेलिक्स होता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की? तो ध्यान रखिएगा, जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। अब ये जो होता है कोलेजन, जैसे मैंने बताया स्किन में, तो अगर मान लेते हैं कि ग्लोइंग स्किन नहीं है और अगर आप बहुत मतलब ठीक ठाक मात्रा में कोलेजन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ठीक हो जाती है। मतलब डिफरेंट टाइप के कोलेजन्स होते हैं, कोलेजन टाइप ए, टाइप बी, इस तरह से होते हैं। टाइप ए टाइप बी नहीं, टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से होते हैं। कुछ होते हैं आई थिंक टाइप जो 1 और 3 होते हैं वो स्किन को बेनिफिट करते हैं, टाइप 2 जो होते हैं वो बोन जॉइंट्स को वो करते हैं। कोलेजन के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कोलेजन पाउडर और ये सब के फॉर्म में मतलब काफ़ी बेचा जाता है, पाउडर के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन पाउडर के फॉर्म में ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि कोलेजन लेना और उसको सिंथेसाइज करना दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसके सिंथेसिस के लिए हमें वाइटामिन लगते हैं। कौन सा वाइटामिन लगता है? मेजरली वाइटामिन सी। ये कोलेजन को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर है कि किसने इन्वेंट किया था, और एक्चुअल में ये काइंड ऑफ जहाँ हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं उनको फिल करता है ये। जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा लाइसिन, ये इसके सिंथेसिस के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसिन हो गया और ल्यूसीन हो गया, ये कोलेजन के सिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें ये आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं कोलेजन में। क्लियर है कोलेजन के बारे में? ऐसे ही हमारे और भी डिफरेंट प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी लिवर है, ठीक है, लिवर ये अपना प्रोटीन बनाती है, मैंने आपको बताया भी होगा एल्बुमिन करके। एल्बुमिन
हमारे प्रोटीन के और भी बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ जैसे सोर्सेस कि किस चीज़ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो जैसे मिल्क हो गया हमारा दूध, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसमें कैसीन होता है। इसी तरह जो हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, इनमें भी प्रोटीन होता है। क्या, कौन सा प्रोटीन होता है इनमें? केराटिन होता है। ठीक है। ऐसे ही जो हमारा राइस हो गया, चावल, उसमें आपके ग्लूटेलिन देखने को मिलेगा, ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन। एल्बुमिन भी इसमें देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। और ग्रेन्स में कौन सा होता है? ग्रेन्स में आपने सुना होगा बहुत लोग कि ग्लूटेन एलर्जी है उनको। ग्रेन्स मतलब, ग्रेन्स का मतलब यहाँ पे है जैसे कि गेहूँ, गेहूँ दैट इज़ वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये सब आएंगे आपके ग्रेन्स में। तो इनमें ग्लूटेन प्रोटीन होता है। काफ़ी लोगों को होता है ग्लूटेन से एलर्जी, जब वो खाते हैं रोटी वगैरह, तो काइंड ऑफ उनको लीकी गट का प्रॉब्लम हो जाता है। लीकी गट इन दी सेंस कि खाना खाया और उनको तुरंत स्टूल पास होने लगते हैं खाना खाते ही, यानी उनका जो इंटेस्टाइन है वो उसको तुरंत निकाले दे रहा है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। तो उनको ग्लूटेन फिर रेजिस्टेंट जो जो डाइट वगैरह होती है, ग्लूटेन फ्री डाइट, वो उनको दिया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी। जितना चीज़ें आपको एग्जाम में पढ़ने की ज़रूरत मतलब पूछी जाएंगी, वो हमें सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें, ये दो डिजीज़ होती हैं, क्वाशॉर्कर और मैरास्मस, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में जो क्वाशॉर्कर होती है, जिसमें कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो आपको क्वाशॉर्कर हो जाएगा। अब इसमें होता ये है कि कन्फ्यूजन होता है कि भाई जैसे मरासमस है, मुझे ग्लूटेन, सर कोलेजन का नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? ज़बीन तस्मीन, हाँ, और थोड़ा सा हंसते हुए इमोजी है भाई। ग्लूटेन एलर्जी बस अमीरों को होती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास को? अच्छा अच्छा। तो भाई कोलेजन, हाँ मैं समझ गया कोलेजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही होगी अभी, है ना, अच्छे स्किन के लिए। और अच्छे स्किन नहीं, अच्छे हेयर्स भी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे नेल्स वगैरह भी। तो नेचुरल सोर्सेस तो आपके जो खासकर जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे खासकर ऑरेंजेस वगैरह हो गए, उनमें ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं। आप देख सकते हो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ यही होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इसी में आपको देखने को मिलता है कोलेजन वगैरह। तो आपका जैसे, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें भी कोलेजन होता है। ठीक है। पाउडर वगैरह में क्या होता है कि तुरंत पूरा वही कोलेजन होता है, लेकिन वो पाउडर भी आजकल वो अजीब तरीके के आते हैं, वो बीफ से बना हुआ, काफ़ी मतलब बीफ का जो होता है ना, जो जो गाय का जो आपको पता होगा मीट होता है, तो उसके बने हुए काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। लेकिन हाँ, वेजिटेरियन सोर्सेज भी आते हैं, लेकिन नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए हमें रादर दैन पाउडर। वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी नेचुरल सोर्सेज प्रेफर करने चाहिए। ठीक है। और बाकी ग्लूटेन अमीरों को प्रॉब्लम होती है, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरास्मस की अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ओवरऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब कि ओवरऑल इन दी सेंस कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिशन देख सकते हैं। मेरास्मस ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मेरास्मस लग रहा है, मेरास्मस 3.0 टाइप लग रहा है। ठीक है। तो खैर, डरना वरना नहीं है आपने। एक्चुअल में मेरास्मस आपको देखने को मिलेगा, आप देखो अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, है ना, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको पता है बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम रहती है कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट बच्चों को नहीं मिल पा रही है, लो कैलोरी इंटेक है। लो कैलोरी इंटेक की वजह से क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब की कमी हो जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये है ओवरऑल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और क्वाशॉर्कर क्या है? क्वाशॉर्कर है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब आएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। मैक्रो न्यूट्रिएंट हमने पढ़ लिया है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तीन तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, एनर्जी, प्रोटीन, ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा था 1 ग्राम, लेकिन वहीं पे उसका डबल दे रहा था हमें फैट। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है और फैट धीरे धीरे देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है काइंड ऑफ हमारी शुगर होती हैं, मोनोसैकेराइड, एंड मतलब सिंपल है एकदम। मोनोसैकेराइड कॉम्प्लेक्स में आते हैं डाई और पॉली। डाई मतलब दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है, पॉली का मतलब है दो से ज़्यादा आपकी शुगर की या फिर ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो वो हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हम आए थे, और कार्बोहाइड्रेट के हमारे सोर्स क्या हो जाएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो जाएंगे जैसे हमारा जो चपाती हम खाते हैं, राइस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। ठीक है। फैट की अगर बात करेंगे तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इन सब में आपको फैट देखने को, ऑयल, गुड ऑयल जो होता है
वो आपको देखने को मिलेगा। दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं आपके जो फैट होते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड थोड़े उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं जितने कि अनसैचुरेटेड होते हैं। बाकी ट्रांस फैट तो बिल्कुल ही बेकार होता है, जो चिप्स पैकेट या फिर जो हम बार बार नहीं तला हुआ खाना खाते हैं, अगर एक बार खाना बन गया उसको बार फिर से फ्राई करके, तो वो उसमें ट्रांस फैट फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है जब बार बार आप सेम फूड को कुक करते हैं। प्रोटीन का हमने देखा था कि ये अमीनो एसिड्स से मिलके बना हुआ होता है। 20 तरह के मतलब 20 अमीनो एसिड होते हैं, दो तरह के, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल होते हैं 9, नॉन एसेंशियल होते हैं 11, ठीक है। फिर मैं कोलेजन के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी सी पढ़ी, एंड देन उसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोरकर, और ओवरऑल अगर कैलोरी इनटेक कम है, ओवरऑल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो मेरास्मस डिजीज़ होती है। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पे। सबसे पहले पढ़ेंगे वाइटामिन्स के बारे में। तो वाइटामिन्स में सबसे पहले आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो कैसमीर फंक ने ये नाम दिया था 1912 में, हु कॉइन्ड द टर्म वाइटामिन। और इनको फादर ऑफ वाइटामिन के नाम से भी हम जानते हैं इसीलिए, बिकॉज इन्होंने ही सबसे पहले वाइटामिन्स की डिस्कवरी करना स्टार्ट किया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम काफ़ी सारी डिजीजेस को वाइटामिन की जो डिफिशियंसी है उसको फुलफिल करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो वाइटामिन्स का नामकरण किसने किया था? इट वॉज डन बाई कैसमीर फंक इन द ईयर 1912। ऑलराइट, अब वाइटामिन्स को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि वो सॉल्युबल किस चीज़ में है। सर आप फेस रिवील क्यों नहीं करते हैं? 2012 ओके, ठीक। तो 1912 में हुआ था। दो तरह के होते हैं, एक तो जो वो पानी में घुल जाते हैं वाटर सॉल्युबल, और दूसरे जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, पानी में बड़ी घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी। इनको हमारी बॉडी बड़ी आसानी से सिंथेसाइज कर लेती है, बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी इसीलिए प्रोवाइड करते हैं। कौन? वाटर जो सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की, तो इसमें आते हैं कीड़ा। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। कीड़ा इन शॉर्ट भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीसी है ना, जो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वर्ड यूज़ करते रहते होंगे आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही चलता है वर्ड। तो ये आपका वाटर सॉल्युबल है बी एंड सी, और फैट में सॉल्युबल है के ई डी ए। हमें क्या पढ़ना होता है? हमें तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं, इनका साइंटिफिक नेम, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, और इनका प्राइमरी सोर्स। तीन चीज़ें पढ़नी होती है सिर्फ हमें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो विटामिन कितने होते हैं? ए, ठीक है, बी, सी, ठीक है। अब अलग अलग इस तरह से लिखे हुए हैं क्योंकि ये कीड़ा है, ठीक है, फैट सॉल्युबल, और ये आपके बी सी लिखे हुए हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी, और उसके बाद सीधा के है। ई, एफ, जी, एच, आई, जे क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है एक्चुअल में, वो देखेंगे क्यों नहीं है। बीच में एफ, जी, एच, आई के बाद सीधा के क्यों आ गया, है ना। खैर, तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। अभी ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो होने वाली डिजीज़ है उनमें से एक ज़ेरोप्थैल्मिया है, एक नाइट ब्लाइंडनेस भी है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस है, जब आपको रात में नहीं दिखता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई रात में नहीं दिखता इसलिए रेटिनॉल, रात में नहीं दिखता इसलिए रेटिनॉल, ठीक है। या फिर रात में नहीं दिखता, आपकी आंखें इंपैक्ट होती हैं, ठीक है, आपकी आंखें इंपैक्ट होती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई रेटिना होता है आंखों में, रेटिना में ही इमेज बनती है, तो आपका रेटिना में इमेज बनना बंद हो जाती है, ऐसे करके इसको हम रिलेट कर सकते हैं रेटिनॉल, ठीक। देन विटामिन डी पे आते हैं, तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। अब ये भी दो तरह का होता है, जैसे विटामिन डी टू एंड विटामिन डी थ्री। तो विटामिन डी टू है आपको आपका एर्गो कैल्सीफेरॉल, वहीं विटामिन डी थ्री है कोले कैल्सीफेरॉल। रिकेट इसकी कमी से डिजीज हो जाती है, और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट होगा और ऑस्टियोमलेशिया। तो एक्चुअल में छोटे बच्चों में जब उनकी बोन्स वीक होती हैं तो थोड़ी सी ऐसी कर्व्ड हो जाती हैं, स्ट्रांग नहीं है, बोन डेंसिटी काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से इनके जो पैर हैं वो इस तरह से हो जाते हैं। यानी बोन्स क्योंकि कर्व हैं, क्योंकि बोन क्या है? एक हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि इनकी वाइड मतलब वीक बोन्स हैं, इस वजह से क्या होंगी? ये सपोर्ट ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। तो इस डिजीज़ को जो छोटे बच्चों में होती है उसको रिकेट्स बोला जाता है। वहीं अगर बड़े लोगों में अगर बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है,
ठीक है, तो अगर बोन डेंसिटी आपकी कम हो गई, बोन डेंसिटी कम हो गई, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि वीक बोन्स। लेकिन अगर बोन में, ऑस्टियो में पोर्स यानी कि छिद्र डेवलप होना स्टार्ट हो गए, यानी कि आप देख सकते हैं कि छेद अगर बनना स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से कैल्शियम लीक हो जाएगा और वो जो डिजीज डेवलप करेगा दैट वुड बी ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है, आप जानते हैं इसका सोर्स अभी हम देखेंगे, एंड दैट इज सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी के अगर हम सोर्सेज में आएंगे तो सबसे जो प्राइमरी सोर्स, ये तो है ही है, कॉड लिवर आई। क्या है कॉड लिवर? तो एक तरह की फिश है, तो उसका जो लिवर होता है, उसकी यकृत, उसका तेल। अब काहे मछली का तेल निकालोगे? काहे बेचारे इनको मारोगे, सैल्मन और इन सबको, ट्यूना फिश वगैरह को? एग योक में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आप सनलाइट से ले सकें तो दैट वुड बी बेटर। अब ऐसा नहीं है कि सनलाइट में विटामिन डी होता है। होता यह है कि देखिए, जो हमारी स्किन होती है, सबसे पहले तो वो कांटेक्ट में आती है सनलाइट के। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोलने के लिए तो आएगा नहीं वहाँ पे। तो ये जो कोलेकैल्सिफेरॉल है, ये सबसे पहले तो जाएगा स्किन में, ये जाएगा लिवर में, यहाँ से फर्दर एक केमिकल बनता है, कुछ 25 करके उसका कुछ नाम होता है, मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं आ रहा, 25 का, और वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो लिवर देन उसको भेजेगा किडनी के पास, किडनी उसको एक हार्मोन के तौर पे प्रोड्यूस करेगी, एंड देन ये किस तरह से बोन को हमारे अच्छे कर देगा। विटामिन डी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी बोन्स को अच्छा कर रहा है। तो एक्चुअल में ये जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ किडनी से, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आपने दूध पिया, कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। अब आपने खाना खाया, पूरा निकल गया, तो बॉडी में तो लगा ही नहीं। आपने सुना होगा, जो काफ़ी लोग पतले होते हैं, खाना तो खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका मांस बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका खाना शरीर में नहीं लगता। आपने सुना होगा। तो उसी तरह से कि हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक्चुअल में विटामिन डी डायरेक्टली हमारी बोन्स को नहीं है वो करता है कि सनलाइट में आप बैठे और आपकी बोन्स अच्छी हुई हैं। एक्चुअल में वो करता है, साथ में आपको कैल्शियम भी कंज्यूम करना होता है। ठीक है, अगर आप कैल्शियम कंज्यूम नहीं करेंगे तो जितनी सनलाइट ले लें, और सनलाइट अगर आप ले रहे हैं और कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो भी दिक्कत है, और अगर कैल्शियम ले रहे हैं सनलाइट नहीं ले रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो दोनों दिक्कतें हैं, तो दोनों लेना है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये जो आपका सनलाइट होता है उससे मेनली हमें विटामिन D3 मिलता है, और इसीलिए अभी जो मैंने आपको बताया कि जब ये लिवर में गया, देन किडनी में गया, और किडनी ने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया, वो हार्मोन कैल्शियम सिंथेसिस को प्रमोट करा, इसीलिए विटामिन डी को एक हम हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। पूछेगा विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन विटामिन, तो वो विटामिन डी है। क्लियर इतनी चीज? किस तरह से स्किन के थ्रू हमारा ये पूरा लिवर एंड देन किडनी में पास ऑन हुआ, एंड क्योंकि ये सनशाइन से मिल रहा है हमें, तो इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी कि कहाँ से मिल रहा है। सनलाइट से तो मिल ही रहा है, लेकिन ये कॉड लिवर ऑयल हो गया, सैल्मन, स्वॉर्ड फिश, ट्यूना फिश, इन सब से भी मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, ये फोर्टिफाइड सीरियल क्या होते हैं? कोई बताएगा ये फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? सीरियल तो मतलब समझ में आता है ना, ये फोर्टिफाइड सीरियल क्या होते हैं? गूगल करके नहीं, ऐसे बताना। ठीक है, अब आते हैं विटामिन डी के बाद किस में आ जाए, विटामिन ई में आ जाए, जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसको एक्चुअल में हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो विटामिन ई होता है ये काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आप ऐसे समझ लो कि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स और ये सब होते रहते हैं, तो इन सब को बाहर भगा देता है। जो भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा था उसके थ्रू इनको बाहर निकाल देता है। इसलिए इसको हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। कि अगर आप विटामिन ई कंज्यूम करोगे, जैसे कि एवोकाडो में होता है, स्प्राउट्स में होता है, जो अंकुरित अनाज होते हैं, या फिर आप ऑरेंज वगैरह ले लो, तो इन सब में क्या होता है, विटामिन ई की मात्रा आपको काफ़ी देखने को मिलती है। पालक ले लो, ठीक है, आप ग्राउंडनट ले लो, मूंगफली ले लो, उसमें विटामिन ई की मात्रा काफ़ी देखने को मिलती है। क्लियर है? वो शायद मिलेट को फोर्टिफाइड बोलते होंगे। नहीं, एक्चुअल में फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जैसे मिलेट्स हैं तो उसमें न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, हम ऊपर से अगर कुछ और ऐसा कर दें कि और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल चावल और गेहूँ, चावल दिया जा रहा है पीडीएस में, आपने देखा हो गाँव में 3 रुपये किलो में चावल मिलता है, अगर आपके पास वो राशन कार्ड है। ठीक है, तो
अगर सरकार कोशिश करती है, सोचती है कि भाई हम किस तरह से लोगों की क्योंकि भाई हमें पता है कि जो लोग खासकर गांव में रह रहे हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती हैं, और सिर्फ गेहूं चावल से तो पूरी हो नहीं जाएंगी। तो इस तरह से कुछ उसमें और केमिकल्स वगैरह और कुछ इस तरह से ऐड करने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसी के सहारे ही पूरी हो जाए। उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स। ठीक है, अब आते हैं विटामिन के में। अब वही जो मैं बोल रहा था, ए बी सी डी के बाद सीधे के कैसे आ गया? तो के ऐसे आ गया, पहली बात तो इसका केमिकल नेम फिलोक्यूनॉन है, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? विटामिन के की कमी से डिजीज़ होती है हीमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको कमी जो होती है दैट इज़ कि आपका ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को फैसिलिटेट करता है। हमारा प्लेटलेट होता है जो ब्लड का कंपोनेंट होता है, इसी तरह विटामिन भी होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को फैसिलिटेट करता है। खून का थक्का, रक्त का थक्का जमाता है, और वो कितना इंपॉर्टेंट हमें पता है। अगर मान लो चोट लग गई, ब्लड का क्लॉट नहीं बना, तो वो पूरा खून जो है हमारा बह जाएगा। तो विटामिन ए को फिलोक्यूनॉन बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब एक्चुअल में इसलिए इसको विटामिन या ये के नाम दिया गया, बिकॉज देखो इसका ए नाम इसलिए बिकॉज सबसे पहले डिस्कवर हुआ, इसका बी इसलिए क्योंकि इसके बाद हुआ, सी वो बी के बाद हुआ, डी वो सी के बाद हुआ, ये भी हुआ था लास्ट में। लेकिन एक्चुअल में ये कोगुलेशन कर रहा है ब्लड का। अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लड का क्या कर रहा है? कोगुलेशन। लेकिन ये जिस भाषा से शब्द आया है वहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं, आई थिंक लैटिन में, कोगुलेशन। तो ये इसका के ले लिया गया, इसलिए इसका विटामिन के नाम है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है ए बी सी ए डी ई की तरह, या फिर किसी भी विटामिन की तरह। इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, B1 से लेके B12 है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विटामिन बी में तुमसे पूछेगा कितने कॉम्प्लेक्स है, तुम बोलोगे 12, तो बोलेगा हो जाओ 9 2 11। क्यों? क्योंकि इसमें आपके टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं सिर्फ। क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो B8 नहीं है यहाँ पे, B8 है नहीं है, B11 भी आपको नहीं दिख रहा होगा, B4 भी नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, वैसे वो बात अलग है कि B9 को ही हम B11 बोल देते हैं, लेकिन 8 ही होंगे आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। पूछा जा भी चुका है क्वेश्चन। अब केमिकल नेम तो पहले पढ़ना है। और हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये डिस्कवर, देन आपका बी, देन सी, देन डी, देन ई, इस तरह से। तो अगर इसमें भी मैं पूछूं तो पहले विटामिन B1 की डिस्कवरी हुई, देन B2 की, देन B3 की, देन B5 की, इस तरह से। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ आपको बिकॉज CGL मेंस में सवाल पूछा गया था 2022 वाले में, पहला जो मेंस हुआ था, कि उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विटामिन डिस्कवर्ड इन दिस 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 फलाना ढिमका ईयर, कि कौन सा विटामिन का बी का कॉम्प्लेक्स तो सबसे पहले डिस्कवर हो, तो इस साल में, उस साल में, इस तरह से दिया गया था। तो ऑब्वियस होगा कि B1 की ही पहले डिस्कवरी हुई होगी। ठीक है, तो इनके केमिकल नेम आपको याद करने हैं, थाइमिन, राइबोफ्लाविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पिरिडॉक्सिन, बायोटीन और फोलिक एसिड। पहले तो यार मैं फर्स्ट बैच में तो मैंने ट्रिक बताई थी, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिक से मत याद करिए, बिकॉज वो ट्रिक ही याद नहीं रहेगी। ट्रिक को अवॉइड करिए, स्टैटिक जीके के लिए बचा के रखिए ट्रिक वगैरह। ठीक है, अब इनको बार बार रिपीट करेंगे, जैसे 5 है तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक, उसके बाद पिरिडॉक्सिन है वो B6 है। ठीक है, थायमिन आप क्या ना 2-3 बार बोलोगे, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, वो अपने आप याद हो जाएगा, रादर देन कि आप ट्रिक में जाएंगे। होता ही है कि फिर आप ट्रिक भूल जाते हो कि मैंने क्या ट्रिक बनाई थी। तो इसलिए आप बेटर है कि आप ऐसे याद कर लो, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पिरिडॉक्सिन, बायोटिन और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसको B9 को बोलते हैं, और B12 को साइनोकोबालामीन। अब हम ये देखते हैं कि इनकी कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से क्या डिजीज़ होती है। तो नॉर्मल आपने सुना होगा बेरी बेरी। ठीक है, तो ये विटामिन बी की कमी से होती है। यहाँ तक सर बाल्डनेस गंजापन, क्या बाल्डनेस गंजापन? भाई वो आपका मेनली खासकर फंगस की वजह से, जो फंगस, जो आप डैंड्रफ की अगर बात कर रहे हैं तो वो फंगस की वजह से होता है वो। ठीक है, चलो, तो क्लियर है, क्लियर है। तो विटामिन B1 से कमी से क्या हो रहा है? बेरी बेरी हो रहा है, वर्निकनेस, और या फिर कोरेस ऑफ साइकोसिस। अब एक्चुअल में होता है इसमें यह है कि आपका जैसे डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पहले कि विटामिन मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में, हमारी मसल्स को रिकवर करने में, नर्वस सिस्टम में, इन सब का छोटा छोटा रोल होता है बहुत। ठीक है, तो वो उससे क्या होता है आपको
अगर विटामिन B1 की कमी हुई तो बेरी बेरी हुआ, और बेरी बेरी होगा तो वही आपको ढंग से खाना नहीं पचेगा, आपका मेटाबॉलिज्म लो होने लगेगा, थकावट होने लगेगी। विटामिन B2 की अगर बात करें, राइबोफ्लेविन, इसमें आपको डिजीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये तो केमिकल नेम है जो हमने पीछे देखे थे। विटामिन B3 ध्यान रखना, इसको पेलाग्रा बोलते हैं, इसकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ को। अब ये जो पेलाग्रा है, ध्यान रखिएगा, जो विटामिन B3 की कमी से हो रही है, इसको 3D डिजीज़ बोलते हैं, 3 डायमेंशनल डिजीज़ नहीं। 3D का मतलब यहाँ पर है कि जब ये होता है तो हमें डिप्थीरिया हो जाता है, हमें डर्मेटिटिस हो जाता है। डर्मेटिटिस क्या होता है? आपकी जब स्किन बेकार होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटिटिस, ठीक है। और इसमें हो जाता है आपको डायरिया। डायरिया तो आप जानते ही है ना, डायरिया तो ये हो जाता है आपको इसलिए। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है डिप्थीरिया, जो कि हम पढ़ेंगे, जहाँ पर आपकी खासकर नोज़ और जो थ्रोट है, यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमने पढ़ा था नोज़ एंड थ्रोट, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है, पेलाग्रा वाली डिजीज़ में। तो इसलिए 3D डिजीज़ भी इसको बोलते हैं। B5 नहीं याद करना है। B6 थोड़ा सा देख लीजिए, अनीमिया, नाम प्रोटॉक्सिन, केमिकल नेम सबके याद रखने, डिजीज़ सबके नहीं। B2 का डिफिशियंसी से डिजीज़ क्या होता है नहीं याद रखना। B5 से B6 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखना, अनीमिया, ठीक है। B7 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोटिन, ठीक है। इसमें वैसे तो डर्मेटिटिस होता है जो यहाँ पर हम देख रहे थे B3 में, ठीक है, लेकिन ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। B1 इंपॉर्टेंट है, B3 बहुत इंपॉर्टेंट है, देन B9 इंपॉर्टेंट है। B9 को जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं, इसमें होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, यानी कि व्हेन चाइल्ड इज़ इन दी वूम्ब ऑफ अ मदर, या फिर वूम्ब ऑफ हिज मदर, यानी कि जब वो हमारा यूट्रस में होता है, तो उस समय उसका स्पाइनल कॉर्ड ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है, यानी नोटोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड, वही स्पाइनल कॉर्ड ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्योंकि वो ट्यूब जो होती है जिसको ढंग क्लोज होना होता है, वो ढंग से क्लोज नहीं हो पाती है, अगर विटामिन B9 की ज़्यादा ही डिफिशियंसी हो गई तो ये ऊपर जो लिखा है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, वो याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। और B12 की कमी की वजह से मेगोब्लास्टिक अनीमिया, या फिर ध्यान रखेंगे परनीशियस अनीमिया, इसको बोलते हैं एक सेकेंड, स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई है, परनीशियस अनीमिया बोलते हैं, परनीशियस अनीमिया, ठीक है। अगर सोर्सेज की अगर बात कर लें तो सोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो सोर्सेज हो जाएंगे आपके यहाँ पर, अगर विटामिन B में आएंगे तो मीट, सी फूड, पोल्ट्री, एग्स, पूछेगा नहीं आपसे ज़्यादा, तो विटामिन D के बस ध्यान रखना। और विटामिन C पे अभी हम आते हैं। विटामिन A में क्या है, स्पिनच हैं, कैरेट्स हैं, है ना। कैरेट का ज़रा बताओ रेड कलर किस वजह से होता है? स्वीट पोटैटो हो गया, रेड पेपर्स हो गया, येलो फ्रूट सच एज मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट। और येलो कलर क्यों होता है फ्रूट्स का? तो वही रेड कलर क्यों होता है इसका? बीटा कैरोटीन, है ना, जो हमारा कैरोटोनाइड होता है। कैरोटोनाइड क्या होते हैं? काइंड ऑफ क्रोमोप्लास्ट होते हैं, तो बीटा कैरोटीन हो गया। येलो होता है इनका जैंथोफिल की वजह से, जैंथोफिल की वजह से। विटामिन सी पे आते हैं अभी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, इट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है, दैट इज़ स्कर्वी। इसमें क्या होता है स्कर्वी में? तो स्कर्वी में ध्यान रखना, ये जो स्कर्वी होता है, तो एक तो यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम होगा हमें। ब्लीडिंग गम का मतलब मसूड़े से खून निकलना, प्लस ध्यान रखना यहाँ पे जो स्किन है उसमें रैशेस पड़ने लगते हैं। तो ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जब हमारे बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी तब हमको देखने को मिलती है। और इसके जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन गूसबेरी हो गया, यानी कि जो आंवला जिसको बोलते हैं, पोटैटो, स्ट्रॉबेरीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें मेनली आपके आते हैं आपके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, लेमन वगैरह, ठीक है। और विटामिन ई के तो मैंने आपको बता ही दिए थे क्या क्या है। बाकी मतलब मेन सोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका केमिकल नेम और इनकी कमी की वजह से होने वाली डिजीज़। जैसे विटामिन ई की अगर कमी होगी तो क्या होगा, इसमें आपको एंटी स्टेरिलिटी भी देखने को मिलती है। एंटी स्टेरिलिटी का जिसको बोलते हैं बांझपन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी प्रॉपरली डेवलप करने में हेल्प करता है विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन तो है ही है, साथ ही साथ इसमें भी हेल्प करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स क्लियर हुआ? जल्दी से कंफर्म करेंगे, विटामिन क्लियर हुआ? खट्टी टॉफ़ी, खट्टी टॉफ़ी, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब प्लांट न्यूट्रिशन पे एंटर करने वाले हैं, बट बिफोर एंटरिंग इनटू द प्लांट न्यूट्रिशन थोड़ा सा तो यार मिनरल के बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे कि मिनरल की अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मिनरल को तो हम और ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। मिनरल में आपने सुना होगा बहुत आजकल मिलेट 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 चलता है, सुना है ना आपने? मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स हैं श्री अन्न, जिनको निर्मला सीतारमन जी ने बोला था श्री अन्न। मिलेट्स में आते हैं आपके जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आते हैं आपके मिलेट में, जिनको मोटा अनाज बोलते हैं देसी भाषा में। कट के आ भी गया है, क्यों मुझे ऐसे पता है क्योंकि एक्चुअल में अभी मैं गांव गया था ना तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा थोड़ा चाहिए अभी है, तो बाबा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब इसको इतना क्या पड़ी भाई, ज्वार बाजरा रागी, ज्वार बाजरा रागी 2 दिन से लगा पड़ा है बाबा तो आप बोलते हैं अगली बार आना तो ले जाना, अभी नहीं है। तो अभी जाएंगे अभी कुछ दिन बाद, तो एक पूरा जो है लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी रोटियां बनवाएंगे। या तो आप इसकी अलग अलग रोटी बनाओ, है ना, बाजरा की थोड़ा वैसे टाइप बनती है, सीमेंट के टाइप लगती है, ऐसा लगता है सीमेंट की रोटी बनी हो, है ना। पापा थे तो लाते रहते थे गांव से, और अभी सर्दियों के टाइम पे जब भी आते थे पापा छुट्टी तो बना करती थी। मतलब क्या होता है ना, चूल्हा चढ़ाते हैं हम लोग, छत में चूल्हा रखा बनाए हुए हैं मम्मी, उसी में जो है फिर चूल्हे में रोटी बनती, फिर जो है गोभी और आलू टमाटर की सब्जी या फिर वो वाला साग, चने वाला साग, मज़ा आ जाती है। तो ज्वार रागी, तो होता क्या है कि इनमें जो होते हैं हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, ये होते हैं हमारे मिनरल्स। आयोडीन, आयोडीन तो खैर इनमें नहीं होता, आयोडीन तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा सॉल्ट होता है ना उसमें होता है, सॉल्ट में। लेकिन मैग्नीशियम और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को, और इनमें पाए जाते हैं मिलेट्स। या तो आप मिक्स करके भी खा सकते हैं, आटा जो होता है ना, जो आपका गेहूं वाला आटा होता है उसमें भी आप मिक्स करके खा सकते हैं। थोड़े हमको भी भेज देना, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। गर्म तासीर होती है इनकी बिल्कुल, तभी ठंडियों में खाते हैं इनको खासकर। ठीक है, तो ज्वार बाजरा रागी। अब मैग्नीशियम जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे हमारी हेयर्स को अच्छे करने में, नेल्स को अच्छे करने में। ये तो मैं आपको समझ लो कि नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत ही डीप लेवल पे हमारी हार्ट की जो प्रॉपर, अभी हमने देखा था ना, वो सीनो आर्ट्रियल नोड थी राइट साइड ऑफ आर्ट्रियम में, वो क्या कर रही थी, वो काइंड ऑफ जैसे जो हमारा काम पेस मेकर करता है, जो आर्टिफिशियल एक काइंड ऑफ उसको हार्ट बोलते हैं, कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेंड करता है सो दैट हार्ट की प्रॉपर बीटिंग हो। इन सब में काम मतलब इनका होता है। यहाँ तक कि जो आपका मैग्नीशियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम गोज़ विद जिंक। जिंक भी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छे बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन करें, छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है मैग्नीशियम जिंक ये सब रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन है क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे इंडिया में वीट और राइस इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए, मतलब फेमस, कि इन सबको हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया। और यहाँ तक कि इनके फ़ायदे ये भी हैं कि इनको उगाने के लिए हमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, थोड़ा बहुत जिन लोगों को पता होगा तो उन्हें पता होगा कि इसमें ऐसा नहीं कि ट्यूबवेल से पानी इनको लगाना पड़ता नहीं है, अपने आप आराम से थोड़ा बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगते जितना कि राइस वगैरह मांगते हैं। और राइस में तो उतना ज़्यादा ही हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं देखने को मिलते, उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, कार्ब्स होते हैं उसमें। ज्वार बाजरा रागी ये सब मिलेट्स जिनको श्रेणी बोलते हैं, इनमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। जैसे आयोडीन की अगर डिफिशियंसी हो गई तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ग्वाइटर हो जाती है। ऐसे जिसमें हमें कोई डिजीज़ याद नहीं रखनी है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन देखें उससे पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट जो होते हैं हमारी तरह से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर दी फूड सोर्सेस। लेकिन जो हमारे प्लांट होते हैं वो खुद से ही अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड को खुद से ही बनाते हैं वो। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, स्वपोषी। और हीट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब दूसरों पे तो हम भी डिपेंडेंट हैं, फंगस भी डिपेंडेंट है, बैक्टीरिया भी डिपेंडेंट है, लेकिन ये अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि जैसे हम ह्यूमंस में होता होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि हमारी जो
न्यूट्रिशन होता है उसको हम अंदर लेते हैं, खाने को अंदर लेते हैं और उसको वहीं पे अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैन हो गया, कुत्ता हो गया, अमीबा हो गया। अब अमीबा क्या कर रहा था, अमीबा को ये फूड पार्टिकल दिखा, उसने अपने स्यूडोपोड आगे बढ़ाया, फॉल्स फीट, उसको अंदर ले लिया, अंदर ले लिया ना, अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर दिया, जो खराब चीज़ थी, जो वेस्ट था, उसको निकाल दिया। ऐसे ही तो हम भी करते हैं। तो इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। कोई चीज़ अंदर ली, प्रोसेस किया, वेस्ट बाहर निकाल दिया। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, दूसरों को खून चूस के खुद जो है वो करता है। इससे निमाटोड हो गए हमारे, निमाटोड, ये एस्टेलमेंथिस हमने पढ़ा था ना, बताया होगा मैंने आपको। इंटेस्टाइनल जो इंटेस्टाइन में जो बैठ जाते हैं हमारे आके, जैसे वोशेरिया, तो उसकी वजह से काफ़ी डिजीजेज देखने को मिलती हैं, जैसे फाइलेरिया। तो वो एक्चुअली इन्हीं की वजह से तो होती है निमाटोड। वो क्या करते हैं, हमारी छोटी आंत बैठ जाएंगे और हमारी छोटी आंत से न्यूट्रिशन लेने लगते हैं वो। आपने देखा होगा पेट के कीड़े, सुना होगा कि भाई खाना लग नहीं रहा शरीर में, पता नहीं खाता तो बहुत है लेकिन लगता नहीं है शरीर में, तो यूजुअली डॉक्टर पेट के कीड़े की दवा देता है। या फिर छोटे बच्चों को तो रेगुलर बेसिस पे दे ही जाती है, क्योंकि वो लोग थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई वो बाहर खेलते रहते हैं, मिट्टी उट्टी खा ली, तो इसलिए। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पर डेड एंड डिकेइंग मैटर में, किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो अपना खाना ढूंढते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे फंगस हो गए, ईस्ट तो खैर एक टाइप ऑफ फंगस ही है। जैसे हमारा ब्रेड मोल्ड हो गया, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस, जो ब्रेड में फंगस लगती है उसी को ब्रेड मोल्ड या राइजोपस बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, राइजोपस। तो ये क्या करता है, सड़ रही हुई ब्रेड में अपना खाना उससे एक्सट्रैक्ट करता है। ईस्ट भी वही तो करता है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कि डॉ में डाल दिया, जो डॉ होता है हमारा, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह के लिए जिसको बनाते हैं, उसमें शुगर होती है। ईस्ट क्या करता है, वो उसको खाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो कि आपको ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स और एल्गे वगैरह में जो आपको देखिए। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा कि जो हमारे, ऐसे पढ़ लो, वहाँ क्यों पढ़ाऊंगा यहीं समझ लो, कि जो हमारे समुद्र के पेड़ पौधे होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम के पानी के जो पेड़ होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। समझ आ गई बात। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये, लेकिन पेड़ के इतने जितने हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके उतने बड़े नहीं होते। अब इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये जो प्लांट लोग होते हैं, यानी जो हमारे ऑटोट्रॉफ हैं, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है उसको ध्यान से समझिएगा, आखिरी टॉपिक है यही, बस उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब ऐसा नहीं कि लाइट सीधा केमिकल बन गई, कैसे केमिकल बनती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है, वो जो पानी लिया है ग्राउंड से, यानी कि रूट्स के थ्रू, सब हम पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, देन जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है ऊपर की तरफ, जो कि यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड सेल्स होते हैं। याद आया। तो ये वाटर पहुंचेगा पत्तियों तक। ठीक, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, और धूप मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। अब इन तीनों का इस्तेमाल करके किस तरह से हमारा ग्लूकोज बनेगा वो हम समझते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह की बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब ये होता कैसे उसको समझ लो जरा सा। ये है क्लोरोप्लास्ट। सेल में प्लास्टिड करके एक ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, जिसके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। और क्या एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का DNA राइबोसोम होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट। अभी सीजल का जो पेपर हुआ था उसमें फिगर बना के पूछ दिया था क्या इसमें से क्लोरोप्लास्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, एक होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक, और एक होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट
रिएक्शन। अब ये किस तरह से होती समझो। सबसे पहले तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगी। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे? थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड क्या होता है? इसी के अंदर भरा है क्लोरोफिल। क्या भरा है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, हमारा जो ग्रीन कलर मिलता है प्लांट को, वो क्लोरोफिल की वजह से ही मिलता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि क्लोरोफिल हमारा ग्रीन कलर प्रोवाइड कैसे करता है, वो भी समझ लो। तो जो सनलाइट आती है, फिजिक्स में पढ़ेंगे कि वाइट लाइट होती है, और वाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। हो सकता है आपको पता भी हो, विबग्योर करके आपने पढ़ा होगा बचपन में। अब उसमें से जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, इट एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू। ये रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है। ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लोरोफिल टाइप, एक क्लोरोफिल ए होता है, एक क्लोरोफिल बी होता है। ये रेड को देन ये ब्लू को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो रिफ्लेक्ट होगा वही तो दिखेगा हमें। ग्रीन रिफ्लेक्ट होता है तो इसलिए ग्रीन कलर हमें अपीयर होता है। ऐसे ही हमारे कुछ कैरोटेनॉइड होते हैं, जैसे ऑरेंज, जो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो रेड कलर देखने को मिल रहा है ना, बीटा कैरोटीन हो गया। येलो कलर जो जैंथो फिल की वजह से देखने को मिल रहा है, कैरोटीन है ना। ऑरेंज का जो कलर देखने को मिल रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए और बी जो हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं रेड और ब्लू को और रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन को, इसलिए क्लोरोफिल में ग्रीन अपीयर होते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो मेटल ध्यान रखना, इसमें मैग्नीशियम होता है। इसमें कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। क्लियर चीज़। तो ये थाइलाकॉइड में सनलाइट आएगी, क्लोरोफिल बैठा होगा अंदर, और क्लोरोफिल क्या करेगा, अब यहाँ पे वो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या करेगा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे होता यह है कि यहाँ पर सबसे पहले लाइट स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा। कौन? लाइट। और साथ ही साथ यहां पर बनेगा ATP और N। पहले ये बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जो अभी तक मैंने चीज़ें बताई, जो अभी तक मैंने आपको चीज़ें बताई, यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो ATP और NADPH, ठीक है, NADPH। ATP आपको पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी है, सेल की एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये NADPH है, बड़ा लंबा चौड़ा सा फुल फॉर्म है, बस इतना मुझे पता है, ये फॉस्फेट होता है, ठीक है। जो ये पीएच है फॉस्फेट, बाकी का देख लेना। NADPH भी बोलते हैं, या फिर NADP भी आप बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। NADP भी इन शॉर्ट लिख सकते हो। तो ये बनते हैं दोनों, ATP और NADP। अब ये दोनों यूज होंगे कहाँ पर? जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ATP और NADP बने हैं, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होंगे। इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। केल्विन क्लैन वाला साइकिल नहीं है, ये केल्विन साइकिल है, ठीक है, केल्विन साइकिल है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये काम होता है। पहली बात, लाइट इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसको अंधेरा चाहिए होता है, ये लाइट नहीं चाहिए होती बस इसको। इसमें CO2 सबसे पहले एंटर करेगा। CO2 एंटर्स थ्रू कहाँ से एंटर करेगा? स्टोमेटा से। स्टोमेटा आप जानते हैं क्या है? स्टोमेटा ये पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो आपको एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। CO2 एंटर करेगी। नाउ दिस CO2 विल बी रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस करेगा इसको? ये NADP जो है, इसका रिडक्शन करके ही ग्लूकोज फाइनली बना देता है। तो जो C6H12O6 बना, वो फाइनली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जाके बना। और इन सबको, इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को एनर्जी कहाँ से मिली? इस ATP से एनर्जी मिली। वहाँ पे तो लाइट से एनर्जी मिल गई थी, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को जो करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो ATP ने दे दी, जो कि खुद कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। इतना ही बस पढ़ना है और कुछ नहीं। और ऑक्सीजन गैस इसमें निकल जाती है, O2 गैस, ठीक है। CO2 लगती है और O2 निकल जाती है। क्लियर है? अब ये जो थाइलाकॉइड का जो स्टैक है, गट्ठर है, इसको ग्रेनम बोलते हैं। और इसीलिए इसको ग्रेनम को बोल देते हैं, या फिर ग्रेना, प्लूरल ग्रेना हो जाता है आपका, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, जहां पर लाइट रिएक्शन हो रही है। स्ट्रोमा क्या है? ये एक लिक्विड टाइप है, फ्लूइड है ये।
और ये साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है, ये जहां पर वो केल्विन साइकिल चल रही है, डार्क रिएक्शन। बस इतना ही पढ़ना है आपने, ठीक है। प्लांट के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं थोड़े से वो समझ लेते हैं। तो प्लांट के मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं NPK, ठीक है, आपको ये पता होगा। केल्विन क्लेन दिशा पाटनी ना सर, दिशा पाटनी पहनती है केल्विन क्लेन। अच्छा, दिशा पाटनी को काफ़ी देख रहे हो आजकल, है अपना करियर उतना देख लो। दिशा पाटनी ये पहनती हैं वो पहनती हैं। खैर, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम क्या आपको पता है पोटेशियम किस में होता है? जो आपका एप्पल होता है ना, उसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो भी हार्ट की प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए, सॉरी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हार्ट अगर प्रॉपर जिन लोगों का फंक्शन नहीं करता एकदम से, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई BP या मतलब आई थिंक जब बहुत ज़्यादा लो BP हो जाता है तब पोटेशियम चढ़ाया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा किसी का ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाता है तो, ठीक है। तो NPK, ठीक है, NPK ध्यान रखना, ये होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान रखना ऑक्सीजन, यानी CHO इन्हीं से मिलके ही हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा CHO से मिलके बनता है। जैसे प्रोटीन में अगर जब हम बात करते हैं ना, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन मेकिंग में। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे नाइट्रोजन से मिल के बनते हैं। और यहाँ वहीं अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। तो मैक्रो में CHO, NPK और सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बस आपको मैक्रो ध्यान रखना है, माइक्रो नहीं पढ़ने हैं आपको, क्योंकि मैक्रो आप याद कर लो, उसके अलावा जो भी आएगा आपके सामने वो माइक्रो हो जाएगा। मैग्नीशियम माइक्रो है लेकिन मैंगनीज माइक्रो है। यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया जो होता है, मैं आपको आई थिंक मैंने पहले ही बताया होगा, वैसे केमिस्ट्री में इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। किसको बनाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, या तो हम अमोनिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बना देते हैं अंडर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। कोई इस रिएक्शन का नाम बताएगा क्या बोलते हैं इसको? और या फिर हम अमोनियम साइनेट से भी इसको बना देते हैं, NH4CNO से भी NH2CONH2 को बना देते हैं। तो ये कैसा है हमारा यूरिया जो है, ये एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं नाइट्रोजन है। तो यूरिया इज़ अ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। और बताते हैं कि इसमें जितना नाइट्रोजन होता है वो किसी फर्टिलाइजर में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना इसमें होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है, फर्टिलाइजर। जो हमारी लेग्यूम्स होती हैं, लेग्यूम्स आप समझते हैं क्या होती हैं? लेग्यूम्स जिसमें कि हमारे जैसे दालें आती हैं, मटर का पेड़ आता है, ठीक है, तो लेग्यूम्स होते हैं ये। लेग्यूम्स को क्या है कि प्रोटीन, मतलब लेग्यूम्स को फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं, उसमें हमें देखने को मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है? एक्चुअल में नाइट्रोजन तो भर भर के हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन 78% तुरंत खींच लिए उसको ना, उसके लिए चाहिए कि भाई कोई बैक्टीरिया अगर उसको कन्वर्ट कर दे जिस फॉर्म में प्लांट उसको ले सकते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में टहल रहा है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, उस फॉर्म में वो नहीं ले सकते हैं उसको। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में उसको ले सकता है। जैसे कि आपका राइजोबियम, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राइजोबियम हो गया, आपका एजोबैक्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं आपके, जो इनकी रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे दालें, पल्सेस, ठीक है, इनकी रूट्स में पाए जाते हैं। तो इनमें हमें क्या करना होता है? इनमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इसीलिए, ठीक। बाकी ये चीज़ तो आपको पता है, टमाटर का लाइकोपीन कैसे कलर होता है, कैरेट का बीटा कैरोटीन की वजह से, अगर वो येलोइश कलर की है तो वो ज़ैंथोफिल की वजह से, रेड जो कैप्सिकम होती है बीटा कैरोटीन की वजह से, चेरीज़ जो होती हैं एप्पल, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, पॉमग्रेनेट, ये एंथोसाइनिन की वजह से। कैरेटोनॉइड क्या होते हैं? कैरेटेनॉइड जैसे कि हमने पढ़ा था, प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो अभी हम पढ़े, क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्रोवाइड करता है, तो क्रोमोप्लास्ट एक तरह का ही है, और ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन बताइए जल्दी से। इन ब्राउन एल्गे फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन
एंड मैनिटोल, ये दो फॉर्म्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जब ब्राउन एल्गे पढ़ाया था, भूरा शैवाल, तो ये मैंने आपको बताया था लैमिनेरिन और मैनिटोल के बारे में। तो ये एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसके फॉर्म में इसको लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्राउन एल्गे को हम खा भी सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या होते हैं, लैमिनेरिया होता है, केल्प होता है, और क्या होता है, और आपका सरगैसम होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो मैंने आपको क्लोरेला भी पढ़ाया था, ये ग्रीन एल्गे होता है, पढ़ाया था ना। ग्रीन एल्गे में क्लैमिडोमोनास था, क्लैडोफोरा था, ठीक है। तो ये सब क्या थे, स्पाइरोगैरा था, ग्रीन एल्गे थे। तो क्लोरेला जो है ये बनता है ग्रीन एल्गे से, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गे को फाइयोफाइके बोलते हैं, याद है ना सबको, इसको फाइयोफाइके बोलते हैं। और ग्रीन एल्गे को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गे को बोलते हैं क्लोरोफाइके। और एल्गे का पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि ये रूट्स को क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, और जो स्टेम्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं जरा बताओ। और स्टेम के बीच में क्या लगे होते हैं, गैस चैम्बर लगे होते हैं जो इसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो क्लोरेला हो गया। इसी तरह स्पिरुलिना बताया था मैंने, स्पिरुलिना क्या ये भी ग्रीन एल्गे होता है, क्या स्पिरुलिना भी ग्रीन एल्गे होता है, जल्दी से बताएंगे। ये प्रोटीन और आयरन में बहुत रिच होता है। ये स्टार्च आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च क्या होता है, तो जो हमारे प्लांट्स जो ये अपना खाना बनाएंगे, जो ग्लूकोज बनाएंगे, स्टोर्ड फॉर्म होता है इसका स्टार्च, ठीक है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, और इसी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है कौन, जो हमारा सेलिवरी एमाइलेस होता है वो। स्पिरुलिना हमारा ग्रीन एल्गे नहीं होता है, स्पिरुलिना हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। मोनेरा होता है, बहुत सही बेटा, मोनेरा होता है ये। हम्म, ठीक है। तो ध्यान रखना ये होल्ड फास्ट होता है। यहाँ पर होता है जो स्टेम टाइप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइप, और जो पत्ती लाइक होता है, पत्ती लाइक जो इस तरह से देखने को मिलता है, पत्ती टाइप को बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो हमारे एल्गे करते हैं, ठीक है। एल्गे खुद का फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, खाना बनाते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को एल्गे फिक्स करते हैं। और ये हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, जो मैं इस बार करवाने वाला हूँ। पिछले 2 बैचेस में मैंने नहीं करवाया था, इस बार मैं करवाने वाला हूँ। तो वो ये है कि 1%, 1% मात्र सनलाइट को ही कैप्चर कर पाते हैं हमारे कौन, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। 1% सनलाइट ओनली इज कैप्चर्ड बाई टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये फैक्ट मैं वहाँ पर भी आपको बताऊँगा। कैप्चर्ड बाई टेरेस्ट्रियल यानी कि जो हमारे स्थलीय पेड़ पौधे हैं, एल्गे वेल्गे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन में है। प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट बाय यूजिंग नाइट्रोजन, वो मैं आपको बता चुका हूँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर लेक्चर हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे सवाल, और सवाल करेंगे दे दना दन टाइप, ठीक है। जल्दी जल्दी पहला सवाल, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। और भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, मुझे ये लॉजिक पता नहीं अभी तक समझ नहीं आया, डाइजेस्ट नहीं होता है कि आप लोग कोई मतलब टॉपिक पढ़ चुकते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि एकदम काफ़ी कम स्टूडेंट हो जाते हैं। मुझे ये समझ ये नहीं आती कि भाई आप लोगों को क्यूरोसिटी नहीं होती क्या कि क्वेश्चन लगाएं, कि जो भी पढ़े थे देखें मास्टर ने ऐसा पढ़ाया है कि नहीं, कि भाई क्वेश्चन बन रहे कि नहीं ना। चलो भाई जल्दी चलते हैं इंस्टाग्राम, वहाँ पर उनको भी तो देखना है, कौन वो दिशा पाटनी, कि क्या पहने हैं वो, क्यों। सर हाउ टू स्टार्ट, इट इज़ माई फर्स्ट डे। तो अभी स्टार्ट मत करिए यहाँ से, बिकॉज हम लोग ख़त्म की ओर हैं। ये जो हमारा बायोलॉजी है, या तो अगर आपको स्टार्ट ही करना है, साथ साथ चलना है लाइव क्लास, क्योंकि लाइव क्लास में डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, नहीं तो फिर क्लासें एकदम बंच में इकट्ठा होती चली जाती हैं। तो लाइव में ये होता है कि डिसिप्लिन बना रहता है। तो आप केमिस्ट्री जो स्टार्ट होगी 2 दिन बाद वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, लैक्टोस इंटॉलरेंट का क्या लैक्टे मतलब लैक्टोस इंटॉलरेंट में होता है कि जो लैक्टोस यानी कि शुगर में जो हमें मिल्क में जो शुगर मिलती है, तो वो शुगर जो मिल्क में मिलती है लैक्टोस, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो हमें डायरिया की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वही इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्लांट के मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात हो रही है, NPK, CHO है, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, ये तो था। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है मैक्रोन्यूट्रिएंट का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ख़त्म।
हमें सिर्फ मैक्रो याद करना है, माइक्रो तो अपने आप छट जाएंगे। इन वॉट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्रक्टोस, ये तो फ्रूट शुगर होती है। क्या होती है फ्रूट में जो मिलती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में स्टोर होती है। आज के लेक्चर में नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में बताया था जिस तरह से स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट्स में। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है बिकॉज ये ट्रॉफिक चेन वाले उसमें उस लेक्चर में करेंगे जिस एनवायरमेंट इकोलॉजी जब पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, however all the nutrients are usually not available in fertilizers. Which of the following nutrient is not available in fertilizer? क्या फर्टिलाइजर में अवेलेबल नहीं होता है? तो फर्टिलाइजर में एन तो NPK होता है, आयरन नहीं होता उसमें। ठीक है, ठीक है। द डिजीज ऑफ रिकेट्स डेवलप्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ C, D, A या फिर B। तो C की कमी की वजह से तो स्कर्वी होगा आपका, D की कमी की वजह से छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, A की कमी की वजह से क्या होता है? A की कमी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और ज़ेरोप्थैल्मिया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ेरोप्थैल्मिया। एंड B की कमी की वजह से बेरी बेरी, पेलाग्रास, है ना, आपका परनीशियस एनीमिया, ये सब होते हैं। 6th नंबर, क्वाशियोरकर इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? मिनरल, विटामिन, फैट या प्रोटीन। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होती है उसकी डिफिशियंसी से होती है, और ओवरऑल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? अगर ओवरऑल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है तो सर ज़ेरोप्थैल्मिया। ज़ेरोप्थैल्मिया में आपका जो आँखें हैं वो सूखने लगती हैं, मतलब ड्राई आई के प्रॉब्लम आपने सुना होगा, है ना, आँखें सूखने लगती हैं। तो ज़ेरोप्थैल्मिया में वही प्रॉब्लम होती है। आपके जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं वो इनफ, लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारे आँखों में होते हैं वही आंसू बनाते हैं, तो वो बना नहीं पाते हैं उतना। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। ठीक है, तो उसको मरासमस बोलते हैं। सैप्रोफाइट कौन है? सैप्रोफाइट का मतलब है जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढ रहा है, डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढ रहा है। तो ये ब्रेड मोल्ड या राइजोपस, स्पाइरोगैरा तो ग्रीन एल्गे होता है। ठीक है, ये तो अपना खाना खुद से बनाएगा, ये भी खुद से बनाएगा। कैस्कटा अमर बेल होती है, ये अमर बेल जो होती है ये आपकी, जो हमने तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था कि भाई दूसरों का खून चूस के, तो कैस्कटा अमर बेल वही है कि दूसरों का सहारा लेके ग्रो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग टू? तो स्टार्च क्या है? प्रोटीन है, कार्ब है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो हमने देखा था स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ विटामिन थेरेपी? तो विटामिन थेरेपी का फादर, पिता किसको बोलते हैं? तो ये हम बोलते हैं, ये आपका CSF AC 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये है आपका कैसमीर फंक, जिन्होंने 1912 में नामकरण किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली मेक अ फूड चेन? तो अभी फूड चेन हमने पढ़ा ही नहीं है। वैसे तो नॉर्मल सा है कि भाई ग्रास होगा, देन गोट, गोट को ह्यूमस थोड़ी ना, ह्यूमस भी खा सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर इंसेक्ट, फ्रॉग, ग्रास। हाँ, इंसेक्ट को फ्रॉग थोड़ी ना खाता है भाई। ठीक है, पहले तो ग्रास आएगा, देन इंसेक्ट आएगा, देन फ्रॉग आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एलिफेंट को गोट, ये होगा आपका। ठीक है, चलिए, वैसे तो अभी करना नहीं है इसको, हमने फूड चेन पढ़ा नहीं है। मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल फॉर वेजिटेरियन इस, तो विटामिन और मिनरल का मेजर सोर्स क्या है? इट्स ऑल्सो माई फर्स्ट क्लास, देन हाउ टू कंप्लीट द कंप्लीटेड टॉपिक। देखो, पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, और बायोलॉजी भी खत्म होने को आया है। अब आज से आपने शुरू किया है, मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री के साथ शुरू करना चाहिए था, अगर आपको लाइव क्लास लेनी चाहिए थी, बिकॉज स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए। बिकॉज अब काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ग्लाइकोजन वाली चीज़ है, तो आपको नहीं समझ में आई होगी, वो हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर मेरे पास 2.0 है, क्या 3.0 बैच की ज़रूरत है? ऐसा सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन किसी को अगर जैसे अपग्रेड करवाना होता है कि भाई 2.0 को हमें ज़्यादा और अपग्रेड करना है, काइंड ऑफ कि हमें वैलिडिटी बढ़ानी है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि 3.0 में को मतलब वो कर लो। एक मैं कूपन कोड क्रिएट कर दूंगा जो सिर्फ GK 2.0 जिन्होंने ले रखा है सिर्फ उन्हीं के ही बैच में लगेगा वो कोड। उससे क्या होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से
मतलब अगर उन्हें एनरोल करना है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करना ही करना, अगर करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल फॉर वेजिटेरियन इज, तो विटामिन और मिनरल का वेजिटेबल और फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है, मिल्क में वही कैल्शियम वगैरह होता है, तो ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया बैठा होता है, समझ रहे हैं आप, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया बैठे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया बैठे होते हैं, खासकर जो हमारा कोलॉन होता है, कोलॉन वही पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो वाटर एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, लास्ट पार्ट होता है एकदम लार्ज इंटेस्टाइन का। पहला पार्ट क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जरा बताएंगे। तो ये विटामिन B12 का जो है मेन सोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेक्ट, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सही है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली, अच्छा ठीक है मल्टीपल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, मैंने आपको बताया था रिडक्शन होता है, कहाँ पर होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल में होता है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली यूज टू स्प्लिट वाटर, लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है, इनडायरेक्ट यूज़ होता है, यानी कि पहले वो क्लोरोफिल में स्ट्राइक करेगी देन वो तोड़ेगी उसको। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछा तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट, तो फर्टिलाइजर के बारे में यानी कि आपका उर्वरक के बारे में कौन सा कथन है सही नहीं है। यूरिया इज़ अ फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, तो पहला वाला ही गलत हो गया बिकॉज NH2CO NH2 तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर है ये, ठीक है। फर्टिलाइज़र डालने से फर्टिलिटी यानी कि उर्वरक डालने से मृदा की जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। और यूरिया में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है आपका, ठीक है। और यूरिया को प्रिपेयर करते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के उनके एक्शन से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज आर कॉल्ड एज, वो ऑर्गेनिज्म जो CO2 को यूज़ कर लेते हैं अच्छे से उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट, नहीं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। पैरासाइट तो जैसे हमारी कैस्कटा थी, अमर बेल थी। आखिरी क्वेश्चन देखिए जो इसमें पूछा गया आपका, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की, वाटर की, लेकिन O2 तो एक बाई प्रोडक्ट होता है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है आपका। अच्छा एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी B1 की डिफिशियंसी से, स्कर्वी C की, डी, ठीक है। चलो एक और कर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, विटामिन मिनरल्स, फाइबर, वाटर। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर आपका क्या करता है, फाइबर आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपका बॉवल मूवमेंट अच्छा कर देता है, जो आपका खाना खाते हैं उसका अच्छी तरह से उसका पूरा मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है कि क्यों कार्बोहाइड्रेट विटामिन बेकार होते हैं, बेकार नहीं, क्योंकि इसमें फाइबर और वाटर नहीं है इसलिए, ठीक है। सब कुछ होना चाहिए बैलेंस डाइट में। फूड लाइक मार्गरेन, फ्राइड फूड, कुकी, चिप्स, स्नैक फूड अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है, क्यों, कौन सा टाइप ऑफ फैट होता है इनमें, ट्रांस फैट, मोनोसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड, तो इनमें ट्रांस फैट होता है, इसलिए जो है इनको बेकार कंसिडर किया जाता है। आखिरी कर लो, जितने होंगे फिर आगे नहीं करेंगे, आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यस ये प्रोटीन नहीं होता है वेजिटेबल में, ठीक है। आपको दही में, आपको अंडे का जो वाइटिश पार्ट होता है, लेंटिल हो गया, दाल, उसमें देखने को मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में नहीं। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है आपका, तो आपको ही पता है क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, CO2 और H2O लग के मिल आपका ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स कंटेन ओराइजेनिन, ओराइजेनिन किस में होता है, तो ओराइजेनिन एक तरह का प्रोटीन होता है काइंड ऑफ, जो ग्लूटेलिन मैंने आपको बताया था जो चावल में होता है, राइस में, तो ये टाइप ऑफ ग्लूटेलिन होता है, ग्लूटेलिन का टाइप होता है ओराइजेनिन। फोर्थ, व्हाट हैपेंस टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, तो जो गार्ड सेल्स होती हैं तो जब उनमें पानी जाता है तो क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं यार ये, ठीक है कर चुके हैं। प्लांट्स दैट आर कि वो फूल जाएंगे, मतलब सॉरी जब वो पानी जाएगा तो वो क्या होंगे, फूल जाएंगी और वो टर्जिएट हो जाएंगे और खुल जाएंगी वो, सो दैट पानी बाहर जा सके। वाटर दैट आर अडेप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी, कर चुके हैं, हेलियोफाइट होगा, ठीक है। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश विच हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, तो कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट के कैप्चरिंग में हेल्प करता है, जैंथोफिल तो नहीं है, जैंथोफिल तो ये येलो पिगमेंट से एसोसिएटेड है, आंसर होगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है,
किस में प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड में। और थाइलाकॉइड का जो गट्ठर है, जो स्टैक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रेनम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल टू द स्टेम्स एंड लीव्स? तो कौन सा हमारा प्लांट टिश्यू होता है जो कि वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? तो कौन सा होता है? जाइलम। फ्लोएम किस में हेल्प करता है? फूड के। ठीक है, जाइलम वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम के टाइप्स क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ये फ्लोएम के टाइप्स होते हैं, है ना, हमने पढ़े थे। और जाइलम के क्या क्या टाइप्स होते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, रैंडमली अभी मेरे दिमाग में है, एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था ये। एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हो सकता है क्वेश्चन आएगा भी, लेकिन अभी क्योंकि दिमाग में आया तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। इसमें क्लोरोफिल में मीजोफिल नाम की एक सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स। ये ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स के बारे में ध्यान रखना कि ये आपका हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, बैक टू द क्वेश्चंस। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called as। So simple substances से खाना बनाया जाता है ऑटोट्रॉपिक। सेप्टोट्रॉपिक क्या है? जो डेड और डिकेइंग मैटर से। ठीक है, फोटोट्रॉपिक का मतलब वही लाइट से। बाकी हीटोट्रॉपिक की अगर बात करेंगे जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ विच कैन बी सप्लाइड थ्रू सॉयल एंड एयर ओनली, सॉयल वाटर एंड एयर, सॉयल वाटर ओनली, सॉयल ओनली। तो ओनली नहीं, सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सॉयल वाटर एंड एयर, तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। शीतल सिंह जी, ये क्लास लाइव यहीं पे होती है, ठीक है, वहाँ पर अलग से नहीं होती है, मतलब यहाँ पे होती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग चली जाती है एप्लीकेशन पे। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज। कर चुके हैं ट्रांसपिरेशन, गटेशन, सब अंतर, ठीक है, सब किए हुए क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ब्रॉड ग्रीन पार्ट उसको लैमिना बोलते हैं। द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। तो कितनी परसेंट लाइट को कैप्चर किया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर पहले आना होता था 1%। वैसे ये चीज़ मैं आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1% को कैप्चर किया जाता है। नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट वाइटामिन्स। नट, वेजिटेबल ऑयल और फिश ये होते हैं गुड सोर्सेज ऑफ हमारे हेल्दी फैट। हेल्दी फैट इनमें होता है। क्लियर इतनी चीज़? हेल्दी फैट अच्छे होते हैं इसमें। कि वेजिटेबल ऑयल में प्रोटीन तो होगा नहीं, सिंपल। तो अगर आपको प्रोटीन लग रहा है कि भाई फिश में प्रोटीन होता है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल में नहीं होता ना। विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेला रिच इन? तो क्लोरेला में क्या होता है बहुत ज़्यादा? सीजल 2022, तो इसमें प्रोटीन होता है। और स्पिरुलिना ध्यान रखना, वो क्या होता है? वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। जो ये ग्रीन एल्गे होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, स्पिरुलिना। और ये इसको भी हम सुपर फूड बोलते हैं। सुपर फूड जो स्पेस में, मैंने आपको बताया होगा, जो लोग जाते हैं तो उनको दिया जाता है, बिकॉज इसमें प्रोटीन और ये सब बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो स्पेस फूड बोलते हैं इसको। क्लियर है इतनी चीज़? आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसिडर एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आयरन, आयोडीन और जिंक क्या है? तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, ठीक है, बिकॉज कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है इनकी। स्टार्चेस फाउंड इन ब्रेड, सीरियल्स एंड पास्ता आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ। तो लॉन्ग चेन किसकी बनी होती है? स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपके इसमें ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट होती हैं। माल्टोस आपका सीरियल जो ग्रेन्स होता है। ओके 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 ओके, ग्रेन शुगर के बारे में पूछा गया है, तो मैल्टोस होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें मैल्टोस होगा, बिकॉज सीरियल ब्रेड की वगैरह बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, अभी आ जाते हैं एमाइलो और अल्यूरो। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है। जो भी चीज़ बनती है 3 तरह का होता है, एमाइलो, एल्यूरो और इलाइयो। एमाइलो ऑयल और फैट, बिल्कुल गलत बात है। एमाइलो कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। और जो एमाइलो होता, जो ये इलाइयो होता है, वो ऑयल एंड फैट का सिंथेसिस करता है, इलाइयो, ठीक। तो आंसर क्या होगा? दोनों ही गलत हैं, तो दोनों ही गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा, बिकॉज यही पूछा है गलत कौन सा है, गलत कौन सा है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। हाउ इज़ फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गे? तो ब्राउन एल्गे में फूड कैसे स्टोर होता है? तो ब्राउन एल्गे में फूड स्टोर होता है लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में, ठीक है। लैमिनेरिन और मैनिटोल क्या है? फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। न्यूमैटोफोर्स क्या है?
तो न्यूमैटोफोर्स मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि न्यूमैटोफोर्स को लिविंग रूट्स बोलते हैं। ये किन तरह के फॉरेस्ट के ट्रीज में देखने को मिलते हैं, जल्दी से आप बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, किस तरह के फॉरेस्ट में। एटलीस्ट डैश ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन ऑफ ऑन द अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो पृथ्वी में जितना भी हमारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है उसका आधा हमने देखा था वो एल्गे ही करते हैं, शैवाल। और ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मैनग्रूव्स में, मैनग्रूव फॉरेस्ट में। सूरज पांडे वो होता है आपका मेलेनिन, ठीक है। मेलाटोनिन होता है आपका जो पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन। मेलेनिन होता है जो पिगमेंट जो आपके स्किन को कलर देता है। कैप्सिकनॉइड्स, कैरोटोनॉइड्स, फेनोलिक्स एंड वाइटामिन्स आर डोमिनेंट केमिकल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। तो किस में होते हैं ये डोमिनेंट रूप से? आपको कैरेट में, गार्लिक में, रेडिश में, फिर चिल्ली में। तो चिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी मिर्ची होती है उसमें। कैप्सिकनॉइड्स, कैरोटोनॉइड्स एंड वाइटामिन्स। वाइटामिन कौन सा होता है जरा बताओ चिली में? है बचपन में हमको याद करवाया जाता है कैसे? हेडेक किस चीज़ का कमी है भाई? हेडेक किस चीज़ का कमी इतना भी जनरल नहीं होता है कि एक चीज़ से हम बोल सकते हैं हेडेक क्यों हो रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चिली में विटामिन सी होता है ना, जब हम खाते हैं चिली तो सी करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन यूज़ होता है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। द डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट यूज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो कौन सी साइकिल होती है जो कि दैट यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड बाय लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी उसका यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है? ये केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वही पढ़ा था हमने, लाइट डिपेंडेंट में एटीपी और एनएडीपी बन रहा था। वो एनएडीपी जो जा रहा था, एटीपी एनएडीपी जा रहा था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, और वहाँ पर ग्लूकोज बन रहा था आपका और ऑक्सीजन निकल रही थी। तो एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाई। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम एनिमल न्यूट्रिशन करेंगे। तो एनर्जी और कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाई फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेता हूँ मैं, और तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन नया है। द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉयल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज। तो एप्लीकेशन ऑफ प्लांट और सॉयल साइंसेस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कर लेंगे ना, ये कर लेंगे। ये भी कि तो करवा चुका हूँ, एंथोसाइनिन होगा इसका, कर लेंगे। इसको करना नहीं है, इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी में कराऊंगा। आंसर इसका यूट्रोफिकेशन होगा, लेकिन अभी करना नहीं है। ये भी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अवेलेबल मेनली इन एप्पल्स। एप्पल में क्या होता है बताया था मैंने आपको, अगर किसी का बीपी एकदम से लो हो जाता है तो पोटाशियम चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। पहला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ठीक है, तो विटामिन सी होता है, ऑप्शन नंबर ए। बी सी होते हैं हमारे, सॉरी वसा में पूछ रहा है, तो विटामिन कीड़ा, ठीक है, कीड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी। बी सी होते हैं वाटर में सोल्यूबल, और के ई डी ए होते हैं फैट में। विच एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लेज अ क्लियर रोल इन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द हेक्सामेरिक फॉर्म एज वेल एज कन्फर्मेशनल इंटेग्रिटी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को कौन सेक्रीट करते हैं, कौन से ग्लैंड? तो ये जिंक है। अब समझ में आ रही है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्या वैल्यू होती है। इंसुलिन के सेक्रेशन में भी और उसके स्टोरेज में हेल्प करता है, जिससे हमारा ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है हमारे पैनक्रियाज रेगुलेट करते हैं। जो क्या करते हैं इंसुलिन करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। और इसका उल्टा कौन से हार्मोन करते हैं, जिनको कि पैनक्रियाज ही सेक्रीट करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दी फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। पहला विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स कौन था? तो विटामिन B1 था, जिसको कि हम थायमीन के नाम से जानते हैं, थायमीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, RBC। भाई किस विटामिन की कमी की वजह से आपको परनीशियस अनीमिया हो रहा था? अनीमिया में यही तो होता है आपका, रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं। अनीमिया में यही होता है ना आपका। तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, DNA सिंथेसिस में आपका हेल्प करता है विटामिन B12, जिसको कि साइनो कोबालामीन के नाम से जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है विच विटामिन प्रिवेंट्स द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ में। तो ये कौन सा है आपका? ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड तो सी होता है, ठीक है। ये आपका B2 होता है, ये भी नहीं होगा। फोलिक एसिड होता है, दैट इज़ विटामिन B9, ऑप्शन नंबर सी। नाइसिन क्या होता है? विटामिन B3। अगला देखते हैं, फूड पिज़्ज़ा बर्गर, इनमें क्या होता है? पिज़्ज़ा बर्गर में विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, लेकिन बैड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, यानी कि जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ग्राम्स में चाहिए होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट किससे मिलते हैं? विटामिन ई से। ऑन कोल्ड प्रेसिंग, एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया 2024 में कि ऑन कोल्ड प्रेसिंग ग्राउंड नट ऑयल एंड आर रिलीज, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो ऑयल जब निकलते हैं अगर हम कोल्ड प्रेस करते हैं, अच्छा दो तरह का होता है, कोल्ड प्रेस और हार्ड प्रेस। अंतर ये होता है कि कोल्ड प्रेस अच्छा होता है, हार्ड जो वार्म प्रेस होता है वो बेकार होता है। वार्म प्रेस में क्या होता है, मतलब वार्म प्रेस पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते, नॉर्मल जो होता है उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। आपने सुना होगा कोई भी चीज़ से अगर तेल निकाला जा रहा है तो उसको कोल्ड प्रेस करके अगर निकाला जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है और ज़्यादा महंगा भी चीज़ मिलता है। कोई भी चीज़ का ऑयल, कोई भी चीज़ का ऑयल हो, ठीक है, कोल्ड प्रेस अच्छा होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फैट। B12 को क्या बोलते हैं? क्या 20 वाले में क्या है? 20 वाले कहाँ? 20 तो भी आए भी नहीं है। अच्छा पीछे, एक सेकेंड। अच्छा ये वाले में 20 में, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, रूट बोल के फ्रूट में क्लिक कर दिया गलती से, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई। चलो, तो B12 की अगर बात करेंगे तो B12 क्या होगा? B12 होगा आपका साइनोकोबालामीन। बाई वॉट नेम B1 इज नोन एज थाइमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ? ओके मिनरल पूछा है ना, ओके ठीक है। विटामिन ये सॉरी फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड टीथ वीथ के लिए है ना, आपने देखा होगा फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट भी आते हैं जिनमें फ्लोराइड होता है। इज़ अनदर नेम फॉर विटामिन सी, ठीक है यार, आसान आसान से क्वेश्चन है। नॉन पेरिशेबल फूड कौन सा इसमें? नॉन पेरिशेबल का मतलब है, देखो दो तरह के होते हैं। पेरिशेबल का मतलब होता है जैसे आपने किसी चीज़ को रखा हो तुरंत सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ जो विद इन टाइम सड़े ना, ख़राब ना हो। अब दूध थोड़ी देर में खट्टा हो जाएगा, दही भी बेकार होने लगेगा, मीट भी थोड़ी देर रखोगे ऐसे खुले में ख़राब हो जाएगा। दालें थोड़ी ना ख़राब होती हैं। अब वो तो वो वाली दाल की मत बात करना कि घर में आपने आपकी मम्मी ने दाल बनाई है वो, है उबाल उबाल के और सब तड़का वड़का लगा के, उस दाल की बात नहीं हो रही, नॉर्मल जो सीधे निकाली जाती खेत से, ठीक है। चलो यार 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए होमवर्क होगा, बिकॉज सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे टिक करता जाऊँगा तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुम खुद से खुद तो करोगे नहीं, मतलब दिमाग तुम्हारा काम करेगा नहीं, तो फिर क्वेश्चन का पर्पस डिफीट हो जाएगा पूरे, इतने सारे जो क्वेश्चन हैं उनका, ठीक है। तो दूध में क्या होता है? अगेन करवाया हुआ है, कैसीन। एल्बुमिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में। एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है। वैसे ये उसमें चावल में भी देखने को मिलता है। इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है? फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर है, मेल्टोज ग्रेन शुगर है, स्टार्च स्टार्च तो पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। एग योक में तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन फूड गाइड पिरामिड? इंडियन फूड गाइड पिरामिड में हेल्दी ईटिंग में क्या इन्वॉल्व नहीं है? भाई दारू चाहे इंडिया का हो चाहे कहीं का पिरामिड हो, दारू कब से हेल्दी ईटिंग में आने लगी? खुद ही सोचो यार, है कि पता चला लो सरकार बोल रही दारू पीना भी थोड़ा ज़रूरी है, रात में जो है थकावट हो जाती है तो दारू भी पी लिया करो हेल्दी डाइट ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये सब होते हैं हेल्दी डाइट के पार्ट हमारे। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ग्रेन्स? तो ग्रेन्स में कौन सा प्रोटीन होता है? अर्गेनाइन, ग्लूटेन, डेल्टा प्रोटीन या फिर गम प्रोटीन? तो अभी हमने देखा था ग्लूटेन, है ना, पढ़ाया था ना मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाई फाइबर कंटेंट? हाई फाइबर जो हमारे बावल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, अच्छा सा मूवमेंट होता है, तो ये होता है आपका होल ग्रेन में। सेकेंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी पढ़ चुके हैं। कीटो डाइट में क्या होता है? तो कीटो डाइट में हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है, एडुकेट प्रोटीन एंड लो कार्ब्स होते हैं इसमें, ठीक है।
चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी यार किया हुआ है, ग्लूटेन फॉर्मेशन में कौन से दो आपके प्रोटीन्स, दो स्पेसिफिक प्रोटीन आपके इन्वॉल्व होते हैं ग्लूटेन फॉर्मेशन में, तो ये होते हैं आपके ग्लूटेनिन और ग्लाइसिन। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कौन सा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल पॉलीसैकेराइड, अभी एमटीएस में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडिबल में आपका स्टार्च आएगा, एल्गिनेट्स आएगा, पेक्टिन, पेक्टिन आपको मैंने बताया था एल्गे का जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है पेक्टिन का बना होता है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये अभी मैंने बताया कि जो अंडे का वाइट पार्ट होता है, तो वाइट क्यों हो जाता है ये, तो वाइट हो जाता है डीनेचुरेशन की वजह से, और उसमें प्रोटीन होता है। खैर, अब ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, जितने भी क्वेश्चन हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। अगर कोई ना आए तो आप बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक। क्या हो गया? क्या हो गया भाई, इसमें चल क्यों नहीं, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? अब भाई जो छाया में रहते हैं प्लांट वो उनको ठीक है सनलाइट, वही क्या हो गया इसको, पता नहीं यार, बंद हो गया ये। जो छाया में रहते हैं जो पेड़, वो ऐसा नहीं कि उनमें धूप नहीं पड़ रही तो उनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या है इसमें 27 27 27, क्या है ये? 46 50 51 52 53 54 56, क्या 27 21, क्या है ये? अच्छा, क्वेश्चन इतना ही है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, 7 8 8 10 10 15 क्वेश्चन होंगे, बाकी बार बार कुछ रिपीट हो गए ये, ठीक है। इसको मैं हटवा दूंगा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी तो सब किए हुए हैं, कोई नया हो तो आप बता देंगे। तो हाँ, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, दैट डजंट मीन कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गया है ना, एग जिसको स्नेक प्लांट बोलते हैं, तो ये सब हमारे इंडोर प्लांट यूजुअली होते हैं, ये सनलाइट डायरेक्ट इनको ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो हमारे मतलब जो नॉर्मल भी लाइट होती है ना, नॉर्मल जो हम जलाते हैं अपने अंदर रूम में, उससे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, उससे भी करते हैं ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। और जो शेडी होते हैं उनको डायरेक्टली नीडेड नहीं होता है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जब तक पड़ नहीं रही है धूप तो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली करते हैं। सर हाउ टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ, दीप्ति सिंह। एक तेल होता है, डाबर का तेल नहीं, एक सेकेंड, कौन सा तेल होता है यार वो, ईटी एनाजोल करके होता है, रुको मैं बताता हूँ अभी, उसको आप ट्राई कर सकते हो, उससे डैंड्रफ चला जाता है, बताते हैं, एक सेकेंड रुको ना। ईटेज होता है, ईटेज करके देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट होता है उससे आप बात करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर नहीं जाना चाहते तो ईटेज करके होता है, एक लोशन टाइप आता है, थोड़ा सा 5 6 बूंद लगा लिया रात में सोने से पहले, ठीक है, तो उससे ठीक हो जाता है आई थिंक। बाकी अगर अभी हो रहा है तो वैसे तो बरसात में नॉर्मल होता है, बिकॉज जब डैंड्रफ तभी फंगस होता है एक तरह का, तो वो तब डेवलप होता है जब हम मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं तब उस समय पे। संडे का तेल, सेंधा नमक। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू। सरसों का तेल से डैंड्रफ ठीक नहीं होता है, ठीक है, अच्छा होता है, मैं सरसों का तेल लगाता हूँ, ठीक है, मैं बचपन से सरसों का तेल लगा रहा हूँ, लेकिन उससे डैंड्रफ ठीक नहीं होता है, ठीक है। डैंड्रफ का रूट कॉज होता है मॉइस्ट, या फिर यही होता है मेनली, तो ईटेज करके आता है, बाकी देख लो, मैंने तो जो सुना है वो मैंने आपको रिकमेंड किया है ना। चलो, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, और मिलते हैं कल अगली क्लास में, थैंक यू। सुबह 10 बजे। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना चिरकुट।
कीटोकोनोजोल शैम्पू लगा सकते हैं। अच्छा, कीटोनोजोल, हाँ ये भी सुना है। कड़ुआ तेल, हाँ कड़ुआ तेल, ये हुई ना बात सिद्धार्थ गौतम, सरसों का तेल नहीं, कड़ुआ तेल, ये। यस। चलो भाई, थैंक यू।